वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट, जिसमें हम देखेंगे कुछ शब्दावलियाँ। बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं, अंतर के बिंदु देखने वाले हैं। कई सारी शब्दावलियाँ मिलती हैं जैसे संसदीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, आपातकाल और मार्शल लॉ। तो ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ पॉलिटी की समझ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्शल लॉ की और राष्ट्रीय आपातकाल की। इन दोनों में अंतर क्या है? मार्शल लॉ अगर लग जाता है तो कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं या फिर हमारे कौन कौन से कानून हैं जो प्रभावित होते हैं इससे, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मार्शल लॉ यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, इसमें मूल अधिकार जो है उन पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ना केवल ये मूल अधिकारों को प्रभावित करेगा, बल्कि इससे सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन है वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे, केंद्र राज्य के संबंध भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो राजस्व वितरण होता है, निकाय जो शक्तियाँ हैं, निकायों की जो शक्तियाँ हैं वो भी इफेक्टेड हो जाएंगी। साथ ही साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोई कार्यवाही नहीं होगी तो संसद का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। जबकि मार्शल लॉ में ऐसा नहीं होता, संसद अपना काम करती रहती है, ये सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करेगा। इसके बाद मार्शल लॉ में ये सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। जो कानूनी न्याय है वो जारी रहेगा, सरकार भी अपना काम करेगी, ठीक है। लेकिन संसदीय कार्यकाल बढ़ जाता है, मतलब उस समय सरकार बदलती नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब यहाँ पर मार्शल लॉ में यह कानून और व्यवस्था के भंग होने पर इसे दोबारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, यह सिर्फ 3 आधारों पर लागू होता है। या तो अगर युद्ध चल रहा है तो इसको लागू कर सकते हैं, बाहरी आक्रमण हो गया है तो उस समय लागू कर सकते हैं, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया है तो लागू कर सकते हैं। मार्शल लॉ इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, पूरे देश में इसको नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यह अव्यक्त है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसे पूरे देश या फिर देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था की गई है और यह सुस्पष्ट और विस्तृत भी है। तो ये है मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आइए जानते हैं संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था के बीच में अंतर। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यकारिणी होती है, बहुमत के दल का शासन होता है। जो आप देख ही रहे हैं, जिसके पास बहुमत है वो वाला दल शासन कर रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता दिखाई जाएगी, दोहरी सदस्यता होती है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बनाया जाएगा, उत्तरदायी सरकार रहेगी, निरंकुशता पर रोक रहेगी और व्यापक प्रतिनिधित्व होगा। इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए समझ के लिए। तो जो ये संसदीय व्यवस्था है इसका दोष हो सकता है अस्थायी सरकार, नीतियों की निश्चितता नहीं होगी, शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध रहेगा। इसके अलावा इसकी एक विशेषता होती है प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसमें होता है, क्योंकि बहुमत की सरकार रहेगी तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहेगा। निचले सदन का विघटन होना, शक्तियों का सम्मिश्रण होना, और इसका एक दोष ये भी है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होने की संभावना हो सकती है। तो ये होगी संसदीय व्यवस्था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन में क्या क्या होता है, तो एकल कार्यकारिणी होती है राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति व विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन हो सकता है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, राजनीतिक एकरूपता नहीं रहेगी, एकल सदस्यता रहेगी, राष्ट्रपति का नियंत्रण रहेगा क्योंकि राष्ट्रपति शासन नाम ही है, निचला सदन विघटित नहीं होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, स्थायी सरकार रहेगी, नीतियों में निश्चितता रहेगी, शक्तियों के विभाजन पर आधारित रहेगा और विशेषज्ञों के द्वारा सरकार चलेगी। लेकिन इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं राष्ट्रपति शासन के? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में टकराव रहेगा, गैर उत्तरदायित्व सरकार रहेगी, गैर उत्तरदायित्व नेतृत्व की संभावना हो सकती है और सीमित प्रतिनिधित्व रहेगा। तो ये इसके दोष हो गए, क्योंकि
जब सरकार एक ही व्यक्ति के हाथों में है, सदस्यता एक ही के हाथों में है, राष्ट्रपति बस का नियंत्रण है, तो प्रतिनिधित्व तो सीमित हो ही जाएगा। तो ये राष्ट्रपति शासन और संसदीय व्यवस्था के अंतर। अगला अंतर है संघीय और एकात्मक सरकार। तो संघीय सरकार क्या होती है? दोहरी सरकार जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार शामिल हो, उसको संघीय सरकार कहते हैं। लिखित संविधान होता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है संघीय सरकार में। कठोर संविधान होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और द्विसदनीय विधायिका होगी। तो ये संघीय जो सरकार है उसकी विशेषता है। अब एकात्मक सरकार में क्या होता है? हमारे भारत में संघीय सरकार ही है, लेकिन एकात्मक सरकार की विशेषताएं क्या है? यहाँ पर एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। जैसे फ्रांस का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। शक्तियों में कोई विभाजन नहीं होगा, समझ शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में ही नियत होंगी। संविधान की सर्वोच्चता भी हो सकती है जैसे जापान में, और नहीं भी हो सकती जैसे ब्रिटेन में। संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। जैसे फ्रांस का संविधान कठोर है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचीला है। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। विधायिका द्विसदनीय हो सकती है जैसे ब्रिटेन में है, और एक सदनीय भी हो सकती है जैसे चीन में है। लेकिन एकात्मक सरकार में केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार होती है, उसी के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। क्षेत्रीय सरकार वो ही बना सकती है। अलग से क्षेत्रीय सरकार के पास कोई स्वतंत्रता, कोई राइट्स नहीं होते जैसे कि भारत में होते हैं। तो शक्तियों का विभाजन भी नहीं होता। तो ये क्षेत्रीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में अंतर के बिंदु हो गए। इसके बाद है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इस पर एक नज़र डालते हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में क्या होता है? जो सामान्य विधेयक है उनके संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ हैं? केंद्रीय विधायिका में ये स्वीकृति दे सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकता है या फिर वापस कर सकता है। और जो राज्य विधायिका है इसको स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, वापस भी कर सकता है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता धन विधेयक को। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है। और राज्य विधायिका में भी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। तो धन विधेयक का विशेष तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में क्या कर सकता है। शक्ति राष्ट्रपति की सीमित होती है। कैसी शक्तियाँ होती हैं? यहाँ पर इसको वापस नहीं कर सकता, या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति कैसी होती है? तो केंद्रीय विधायिका में केवल स्वीकृति दे सकता है, ना वापस कर सकता है, ना अस्वीकार कर सकता है। राज्य विधायिका में क्या हो सकता है? संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पर एक बिंदु आपको मिलता है। तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंसेस देखे, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देखी, संघीय एकात्मक सरकार देखी, और भी हमने कुछ तथ्यों को जाना। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, सारे प्रीवियस टॉपिक आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन पर हमारे सारे कोर्सेज PDF अवेलेबल हैं और हमारे टेलीग्राम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। RO ARO री एग्ज़ाम के लिए हमारा नया बैच शुरू हो चुका है। 2023 प्रीलिम्स आपका री एग्ज़ाम होना है। डेट भी आ चुकी है। UPPSC का नया कैलेंडर भी आ चुका है, जिसमें आपको UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की डेट भी मिल चुकी है। तो UPPSC प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल आप सभी जुट जाएं। इसके कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।